Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management, and today our topic is Decision and Decision Making Process. Basically हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मैनेजर एंड डिसीजन मेकर के मैनेजर एज अ डिसीजन मेकर के जो मैनेजर का रोल होता है डिसीजन लेने का, उसके मुतालिक हम इसमें स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिसीजन क्या होती है और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो लेट्स सी डिसीजन। अ चॉइस फ्रॉम टू और मोर अल्टरनेटिव इज डिसीजन। जब चॉइस की जाए दो या दो मुतबादिल से, टू या और मोर अल्टरनेटिव से, उसको हम डिसीजन कहते हैं, फैसला करना कहते हैं। जब भी हम दो मुतबादिल चीज़ों में से एक चीज़ को चुनेंगे, उसकी चॉइस करेंगे, वो हमारी डिसीजन बन जाएगी, फैसला बन जाता है। तो द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मैनेजर एट ऑल लेवल्स मेक डिसीजन। Top level make decision about organization goals. Middle and lower level managers make decision about production, product quality, pay raises, etc. मैनेजर तमाम लेवल पे जो होते हैं वो फैसले करते हैं, चाहे वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स हों, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर्स हों या लो लेवल ऑफ मैनेजर्स हों। टॉप लेवल मेक डिसीजन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो फैसले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के, कि क्या गोल हमारे, क्या मकासद होने चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, और उसके बारे में वो प्लान करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स मेक डिसीजन अबाउट प्रोडक्शन, प्रोडक्ट क्वालिटी, पे रेजेस एक्सेट्रा। जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर होते हैं या लो लेवल ऑफ मैनेजर होते हैं, उनके जो फैसले होते हैं, उनकी जो डिसीजन होती हैं अबाउट प्रोडक्शन, पैदावार के मुतालिक, कि कैसी पैदावार करनी है, कितनी पैदावार करनी है, और उसके मुतालिक जो भी फैसले होते हैं वो मिडिल लेवल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजर्स कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी, कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या रखनी है, उसका मेयार कैसा होना चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरह से उसको मेयार को लेके आना है अच्छे तरीके से, ये सारे फैसले लोअर और मिडिल मैनेजर कर रहे होते हैं। एंड फाइनली पे रेजिस, तनख्वाहों का बढ़ाना या कम करना, ये भी फैसले वहीं करते हैं एक्सेट्रा। और इसके मुतालिक और भी बहुत सारी डिसीजन आगे भी आ रही होती हैं जो मिडिल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजर्स कर रहे होते हैं। डिसीजन मेकिंग इज नॉट सिंपल। It is referred to a process by which individuals select a particular course of action among several alternatives to produce desired result. डिसीजन करना कोई आसान काम नहीं है। इसको रेफ़र किया जाता है एक प्रोसेस से, अमल से, जिसमें एक इंडिविजुअल होता है जो कि सिलेक्ट करता है कोई ख़ास कोर्स ऑफ एक्शन, एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन बहुत सारे मुतबादिल में से, ताकि वो अपने डिज़ायर, जो ख्वाहिशमंदा रिजल्ट्स हैं, उनको प्रोड्यूस कर सके, उनको पैदा कर सके या उनको अचीव कर सके। ठीक है, हम आगे चलते हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, देयर आर 8 स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। टोटल 8 स्टेप्स हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। डिसीजन मेकिंग एक पूरा प्रोसेस है, एक अमल का नाम है, जिसमें 8 स्टेप्स होते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। द नंबर 1 स्टेप इज आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को ढूंढना, मसले को ढूंढना। एवरी डिसीजन स्टार्ट विद प्रॉब्लम, द डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्टिंग एंड डिजायर कंडीशन। जितने भी फैसले हैं वो कब लिए जाते हैं, जब कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मसला होता है। प्रॉब्लम क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्टिंग एंड डिज़ायर कंडीशन, कि जो सूरत हाल एग्जिस्ट कर रही है और आप जो चाहते हैं उनमें फ़र्क होता है, उस कंडीशन को हम प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, अमेंडा इज़ अ सेल्स मैनेजर हुज रेप्स रिप्रेजेंटेटिव नीड न्यू लैपटॉप बिकॉज ओल्ड वन आर आउटडेटेड फॉर डूइंग देयर जॉब। मिसाल के तौर पे अमेंडा एक सेल्स मैनेजर है किसी कंपनी के अंदर, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके जो रेप्स हैं सेल्स के, वो चाहते हैं नया लैपटॉप, न्यू लैपटॉप, बिकॉज जो पुराने हैं वो आउटडेटेड हो चुके हैं और उनको काम करने में सही तरीके से मददगार साबित नहीं हो रहे। नाउ वी हैव अ प्रॉब्लम। अब हमारे पास एक मसला है। द डिफरेंस बिटवीन सेल्स रेप्स करंट कंप्यूटर एंड देयर डिजायर वन कंप्यूटर, but never confuse problem with the symptoms of problem, i.e. decline in sale is not a problem, it is a symptoms. Problem can be poor quality of product or poor service or high prices. अब हमारे पास प्रॉब्लम एक आ गई है, मसला एक आ गया है, जो कि डिफरेंस है कि बिटवीन सेल रेप्स करंट कंप्यूटर, जो सेल रिप्रेजेंटेटिव हैं अमेंडा के, उनका जो करंट कंप्यूटर है, और एंड देयर डिज़ायर वन कंप्यूटर, और जो कंप्यूटर उनको चाहिए अपडेटेड कंप्यूटर, उसके बीच में फ़र्क आ गया, तो एक प्रॉब्लम हमारे पास आ गई है। बट कहा जा रहा है कि नेवर कन्फ्यूज़ द प्रॉब्लम विद सिम्टम। मसले को कभी भी अलामात से कन्फ्यूज़ ना करें। मिसाल के तौर पे आई ई इन एसेंस, जैसे कि डिक्लाइन इन सेल इज़ नॉट अ प्रॉब्लम,
किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज की सेल में कमी आ जाना प्रॉब्लम मसला नहीं होता, ये सिम्टम होता है। प्रॉब्लम हो सकती है पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, के प्रोडक्ट की जो मेयार है वो अच्छा नहीं है, या पुअर सर्विस हो सकती है, ठीक है, या हाई प्राइस, ज़्यादा कीमतें हो सकती हैं जो कि सेल्स का इशू बन रही है, मसला बन रही है। तो हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना होता है सबसे पहले, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम आ गई है कि अमेंडा के जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कहते हैं कि हम काम सही तरीके से नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर्स या लैपटॉप हैं वो आउटडेटेड हैं। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड स्टेप क्या है हमारे पास डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर, आइडेंटिफाइंग डिसीजन क्राइटेरिया, स्टैंडर्ड ऑफ सिलेक्टिंग समथिंग। वंस मैनेजर हैड आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, he or she must identify the decision criteria for solving the problem। एक बार अगर कोई मैनेजर जो है वो आइडेंटिफाई कर ले प्रॉब्लम, तो उसको चाहिए कि वो एक डिसीजन क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करे, डिसीजन का मेयार फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, मसले को हल करने के लिए। सपोज मिसाल के तौर पे अमेंडा डिसाइड आफ्टर केयरफुल कंसीडरेशन दैट मेमोरी स्टोरेज, डिस्प्ले क्वालिटी, वारंटी, बैटरी लाइफ आर रेलिवेंट क्राइटेरिया इन हर डिसीजन। अब अमेंडा ने सोचा है बहुत सारी केयरफुल कंसीडरेशन करने के बाद कि जो अब वो लैपटॉप लेने जा रहे हैं उसमें क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले मेमोरी स्टोरेज, ठीक है, मेमोरी और स्टोरेज का होना बहुत ज़रूरी है। डिस्प्ले क्वालिटी, कि जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, वारंटी होनी चाहिए, और बैटरी लाइफ जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए जो हम लैपटॉप या कंप्यूटर ख़रीदने वाले हैं। तो ये क्राइटेरिया उसने बना लिया है अपने डिसीजन के अंदर कि मेमोरी, स्टोरेज, डिस्प्ले क्वालिटी, वारंटी और बैटरी की लाइफ जो ज़्यादा है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अगला स्टेप क्या होगा, एलोकेट वेट ऑफ द क्राइटेरिया। अब जो भी मयार बनाए हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट के हामिल हैं हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर, उसको अब हमने वेट देना है कि कितनी कौन सी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। लाइक अक्सर लोगों के लिए जो गेमिंग कंप्यूटर लेके आते हैं उनके लिए उसमें रैम, प्रोसेसर और CD कार्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू मदरबोर्ड, एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क, एज़ कम्पेयर टू CD रोम वगैरह। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितना प्रोसेसर, रैम और आपका CD कार्ड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। सो आगे हम देखते हैं एलोकेटिंग वेट ऑफ द क्राइटेरिया। डिसीजन मेकर मस्ट वेट द आइटम इन ऑर्डर टू गिव देम करेक्ट प्योरिटी इन डिसीजन। अब जो डिसीजन मेकर होता है वो वेट देता है, वजन देता है अपने आइटम्स को जो उसने लैपटॉप या कंप्यूटर में लगवाने हैं, ताकि उनको सही तरीके से, करेक्ट तरीके से प्रायोरिटी दी जाए अपने डिसीजन के अंदर। सिंपल वे इज़ टू गिव वेट 10 टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रेस्ट लो आई। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे आइटम होगा हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर, उसको हम 10 मार्क्स दे देंगे, और जो बाकी होंगे उनको हम लो मार्क्स देंगे। जैसे कि मेमोरी एंड स्टोरेज 10 मार्क्स, बैटरी 8, वारंटी 6, डिस्प्ले क्वालिटी 4। कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए मेमोरी और स्टोरेज है, सेकंड नंबर पे बैटरी है लैपटॉप के, थर्ड नंबर पे कंपनी की वारंटी, और फोर्थ नंबर पे डिस्प्ले क्वालिटी। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और जब भी हम लैपटॉप खरीदेंगे तो पहले हम मेमोरी और स्टोरेज को देखेंगे, क्योंकि हम बाकी चीज़ों में थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि कमी कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई फैसला कर रहे होते हैं तो डिफरेंट फैक्टर जो होते हैं वो असरअंदाज हो रहे होते हैं। लाइक आपके पास पैसा कितना है, ठीक है, बजट कितना है, उस हिसाब को भी हमने देखना पड़ता है। तो इस हिसाब से हम वेट दे देंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट की चीज़ क्या है, और बाकी में हम देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट कम है उसको हम इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपिंग अल्टरनेटिव। हमें मुतबादिल बनाने हैं कि अब हमें लैपटॉप जो ख़रीदना है कौन सी कंपनी का ख़रीदना है, कितनी कंपनीज हमें ऑफ़र कर रही हैं, अब कौन सा अल्टरनेटिव है जो हमारा फैसला या हमारी डिसीजन को सही तरीके से बैकअप करेगा। द फोर्थ स्टेप इज़ दैट डिसीजन मेकर मेक अ लिस्ट ऑफ वेरिएबल दैट कुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम। अब चौथा जो स्टेप है वो ये है कि डिसीजन मेकर जो है वो लिस्ट बनाता है वेरिएबल्स की जो कि उसका प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व करेंगे, ठीक करेंगे। एट दिस पॉइंट अल्टरनेटिव आर ओनली लिस्टेड। इस पॉइंट पे हम अल्टरनेटिव को जो भी मुतबादिल सोल्यूशन है हमारे मसले को उनको जस्ट लिस्ट में लिखते हैं, नॉट एवेल्युएटेड, अभी उनका जायज़ा नहीं लेते। फॉर एग्जांपल अल्टरनेटिव कंपनीज हु सेल कंप्यूटर, जैसे कि अल्टरनेटिव कंपनी है जो कंप्यूटर या लैपटॉप बेचती हैं, जैसे कि तोशिबा, डेल, HP, एप्पल, सोनी, लिनोवा, LG, एसर। ये डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो लैपटॉप बेचती हैं। ये डिफरेंट कंपनी जो हैं ये अपडेटेड लैपटॉप या कंप्यूटर हमें दे सकती हैं जो कि अमेंडा का प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व करेंगे। तो अब ये हमने लिस्ट बना ली। अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या है, एनालिसिस ऑफ अल्टरनेटिव, कि हमें मुतबादिल का एनालिसिस करना है, जायज़ा करना है, तजिया करना है। डिसीजन मेकर मस्ट एवेल्युएट ईच अल्टरनेटिव। अब जो डिसीजन मेकर है उसको तजिया करना है, जायज़ा करना है तमाम अल्टरनेटिव का,
गिव मार्क टू ईच आइटम अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज। अब जितने भी जो कंपनीज हैं उनकी क्वालिटी को उसने मार्क्स देने हैं, ठीक है, रैंक करना है। तो रैंक के बतौर हम उनको स्कोर करेंगे, रैंक ईच आइटम अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स और स्कोर, और जो उनको मार्क्स दिए हैं उसके हिसाब से उनको रैंक कर देना है। अगर मैं कहता हूँ कि एप्पल को हम 10 मार्क्स देते हैं तो एप्पल सबसे ऊपर आ जाएगा, तो शीबा को 6, और फिर LG को 8 तो LG सेकंड तो शीबा थर्ड। इस तरह से हम मार्क्स देंगे और उनको रैंक करेंगे कि सबसे बेहतर कौन सा है। लेकिन अब मार्क करने के साथ साथ जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं अल्टरनेटिव का, हमें दूसरे फैक्टर्स भी देखने होते हैं, लाइक बजट कितना, जैसे मैंने पहले बताया बजट कितना है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कितना एक्सपेंसिव हम खरीद सकते हैं या कितना लो बजट वाला जो है हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। इन चीज़ों को भी बहुत देखना होता है। नेक्स्ट हमारे पास 6 स्टेप है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, कि हम मुतबादिल को चुन लेते हैं। 6 स्टेप इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर और मार्क्स। छठा स्टेप जो है उसमें डिसीजन मेकिंग का उस प्रोसेस के अंदर वो होता है कि हम अल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं, किस बुनियाद पे, उसके स्कोर और मार्क्स की बुनियाद पे। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है इम्प्लीमेंटिंग द अल्टरनेटिव। इन द 7th स्टेप मैनेजर पुट द डिसीजन इनटू एक्शन एंड फुलफिल द कमिटमेंट टू इट। जब हमने फैसला कर लिया है कि हम ये मुतबादिल चुनने वाले हैं, 7th स्टेप में हम अपने अल्फाज को एक्शन में कन्वर्ट करते हैं और अपनी कमिटमेंट फुल करते हैं, और वो जो कंप्यूटर होगा, जो लैपटॉप होगा, उसको हम परचेज कर लेंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इवेल्युएटिंग डिसीजन इफेक्टिवनेस, कि हम अब जायज़ा करेंगे जो हमने फैसला लिया है वो कितना मौसर और बेहतर साबित हुआ है, इफेक्टिवनेस उसकी चेक करेंगे। द लास्ट स्टेप इन्वॉल्व्स इवेल्युएटिंग द आउटकम और रिजल्ट ऑफ द डिसीजन टू सी इफ द प्रॉब्लम आर रिजॉल्व। आखिरी स्टेप के अंदर हम तजिया और जायजा करते हैं अपने आउटकम्स का और रिजल्ट का, क्या जो हमने डिसीजन लिया है क्या वाकई उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। If evaluation show problem still exists, the manager need to assess what went wrong। अगर हमारा तजिया ये दिखाए कि प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, कि नए कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदने के बाद अभी भी जो एम्प्लॉय का काम है वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा, तो फिर मैनेजर को देखना पड़ेगा, असेस करना पड़ेगा क्या गलत किया उसने। वाज द प्रॉब्लम इनकरेक्टली डिफाइंड, क्या मसला हमने गलत ढूंढा था, क्या लैपटॉप और कंप्यूटर का मसला था ही नहीं, या हमें अल्टरनेटिव चुनने में कोई मुश्किल हो गई, या हमने गड़बड़ कर दिया कि जो मुतबादिल हमने चुना है मसला ठीक करने के लिए वो ठीक नहीं था। तो हम इसको चेक करेंगे और इसको देखेंगे कि क्या हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो लेक्चर है आज का वो एंड हो जाता है। बेसिकली 8 स्टेप्स होते हैं हमारे मैनेजमेंट के थ्योरी के अंदर किसी भी फैसले को पूरा करने के लिए। सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम फाइंड करना क्या है। उसके बाद हमें एक डिसीजन क्राइटेरिया देखना है कि मसला कैसे हल होगा, और जो मसला हल करने वाला है वो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें नहीं है वो देखनी है। फिर उनको वेट करना है, एलोकेटिंग वेट ऑफ द क्राइटेरिया। अल्टरनेटिव ढूंढने हैं जो हमारे मसले हल करेंगे, ठीक है। एनालिसिस करेंगे अल्टरनेटिव का, फिर सेलेक्ट करेंगे द अल्टरनेटिव और इम्प्लीमेंट करेंगे, और फाइनली हम अपने डिसीजन को एवेल्युएट करेंगे कि वो ठीक है कि नहीं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इस स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं लिंक के थ्रू। और काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management, and today our topic is Managers as a Decision Makers। हम मैनेजर्स को देखेंगे कि वो किस तरह से डिसीजन मेकिंग करते हैं, हम उसके बारे में आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। मैनेजर्स मेकिंग डिसीजन। एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन मेक डिसीजन, बट डिसीजन मेकिंग इज पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट टू मैनेजर। हर कोई जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो बॉसेस हो, चाहे वो मैनेजर्स हो, वो कोई ना कोई फैसला कर रहे होते हैं या डिसीजन ले रहे होते हैं रिगार्डिंग देयर वर्क। बट डिसीजन मेकिंग, लेकिन जो फैसला करना है इस पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट टू मैनेजर्स, ये मैनेजर्स के लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इट इज़ पार्ट ऑफ ऑल 4 मैनेजरियल फंक्शन। जो मैनेजरियल के फंक्शन है 4, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग उनका लाजमी हिस्सा होता है। दैट इज़ वाई मैनेजर व्हेन प्लान, ऑर्गेनाइज, लीड एंड कंट्रोल, जब भी मैनेजर कोई प्लान कर रहा होता है, ऑर्गेनाइजिंग कर रहा होता है, लीड या कंट्रोल कर रहा होता है, आर कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। इन तमाम फंक्शंस को डिसीजन मेकिंग कहा जा रहा होता है, क्योंकि जब भी आप प्लान करते हैं आपको कोई ना कोई प्लान चुनना पड़ता है बहुत सारे अल्टरनेटिव प्लान से, तो उसको हम कहते हैं डिसीजन। सिमिलर हमें चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना होता है,
उनके बारे में डिसीजन लेना होता है, अपने एम्प्लॉयज़ को लीड करना है, कंट्रोल करना है, किस तरह से करना है, इनके बारे में भी डिसीजन ली जाती हैं। तो ये जितने भी फंक्शंस हैं इनको हम डिसीजन मेकिंग ही कहते हैं। मैनेजर मेक dozens of decisions in routine such as which employee will work, what information is needed in report, etc. मैनेजर्स जो होते हैं ये दर्जनों डिसीजन कर रहे होते हैं अपने रूटीन के वर्क के अंदर, सच है जैसे कि विच एम्प्लॉय विल वर्क, कौन सा एम्प्लॉय जो है काम करेगा, कौन सा एम्प्लॉय काम नहीं करेगा, किस एप्लीकेंट को हायर करना है या नहीं करना, ये भी एक मैनेजर का रोल है। व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ नीडेड इन रिपोर्ट, कौन सी मालूमात हमें किस रिपोर्ट में चाहिए, इसी तरह के बहुत सारे डिसीजन जो है वो एम्प्लॉय कर रहे होते हैं। दे आर 3 पर्सपेक्टिव्स ऑन हाउ मैनेजर मेक डिसीजन। 3 नुक्ताए नज़र हैं कि जो मैनेजर्स हैं किस तरह से फैसला करते हैं, हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। द नंबर 1 इज़ मेकिंग डिसीजन रैशनैलिटी। रैशनैलिटी मीन कि अक्ल को, लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए फैसले करना, तो हम फैसले करते हैं मैनेजर्स रैशनैलिटी, अक्ल का इस्तेमाल करते हुए। अ टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग इन विच चॉइसेस आर लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट एंड मैक्सिमाइज वैल्यू। ये डिसीजन मेकिंग की वो टाइप है जिसमें जो चॉइसेस की जाती हैं, मीन्स कि जो फैसला किया जाता है वो लॉजिकल होता है, उसमें रीजनिंग होती है, कंसिस्टेंट होता है, बरकरार होता है, और वो मैक्सिमाइज वैल्यू मीन्स के वो जो फैसला होता है हमें मैक्सिमम वैल्यू मीन्स के प्रॉफिट देगा या बेनिफिट देगा जो हमारा फैसला होगा। ठीक है, वी अज्यूम डैट मैनेजर्स डिसीजन मेकिंग विल बी रैशनल। हम ये मफरूज़ा लगा लेते हैं कि जो मैनेजर्स होते हैं उनकी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो रैशनल होती है, लॉजिकल होती है, अक्ल के अच्छे पैमाने पे होती है, सोच समझ की जाती है। बट द डिसीजन ऑफ नोकिया कंपनी ऑफ नॉट यूजिंग एंड्रॉयड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉट मेकिंग डिसीजन रैशनैलिटी। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि नोकिया कंपनी के जो मैनेजर्स ने डिसीजन लिया एंड्रॉयड को यूज़ ना करने का, वो रैशनली डिसीजन नहीं था, क्योंकि एंड्रॉयड ना यूज़ करके उन्होंने अपनी कंपनी के लिए गलत फैसला किया। और आज आपको पता है कि नोकिया कंपनी कहाँ पे पहुँच चुकी है, कि कोई उसके मोबाइल फ़ोन लेने को तैयार ही नहीं है। तो ये एक अज्यूम ही किया जाता है कि जो मैनेजर्स होते हैं वो रैशनैलिटी डिसीजन करते हैं, अक्ल से करते हैं, लॉजिकल करते हैं, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं भी होता। नोकिया की एग्जांपल हमारे पास है परी। तो एक नुक्ता नज़र तो हमारे पास ये है मेकिंग डिसीजन रैशनैलिटी, कि सोच समझ के लॉजिकल डिसीजन ली जाती हैं। सेकंड हमारे पास है मेकिंग डिसीजन बाउंडेड रैशनैलिटी, कि आप जो अपनी अकल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी एक लिमिट है। ठीक है, आपकी जो रीजनिंग है, ठीक है, आपकी जो लॉजिक्स हैं उनकी एक लिमिट है, उस लिमिट के अंदर ही आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। मोर रियलिस्टिक अप्रोच टू डिस्क्राइब हाउ मैनेजर्स मेक डिसीजन इस कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी। ये ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच है, हकीकत से ताल्लुक़ रखने वाला नुक्ता नज़र है, जो डिस्क्राइब करता है कि मैनेजर्स कैसे डिसीजन लेते हैं एक लिमिटेड लॉजिक के अंदर। विच सेज दैट मैनेजर मेक डिसीजन रैशनली या रैशनल बट आर लिमिटेड बाउंडेड बाय देयर एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। इसका कहना यह है कि जो मैनेजर्स हैं वो रैशनली डिसीजन तो लेते हैं, अपनी लॉजिक की बेस पे, अकल की बेस पे डिसीजन तो लेते हैं, लेकिन जो उनकी काबिलियत है या उनका इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की जो अमल है वो लिमिटेड है, वो बाउंडेड है। ठीक है, हर किसी के अंदर लॉजिक की एक हद होती है, और लॉजिक के साथ हद होने के अलावा हमारे पास कुछ आप कह सकते हैं कि लिमिट्स भी होती है, लाइक टाइम की कमी हो जाना, रिसोर्सेज का कम हो जाना। हमें अक्सर अच्छा फैसला सेलेक्ट करने के बजाय हमें दूसरा फैसला सेलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है और हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते। तो फिर ऐसे टाइम पे मैनेजर ऐसी डिसीजन करते हैं जो हमें मैक्सिमाइज वैल्यू तो ना दे लेकिन सेटिस्फैक्ट्री बेनिफिट्स हमें दे दे। दे कांट एनालाइज ऑल इंफॉर्मेशन ऑन आर अल्टरनेटिव्स, मैनेजर सेटिस्फाई रेदर देन मैक्सिमाइज। अब कुछ मैनेजर जो हैं वो तमाम इंफॉर्मेशन को या अल्टरनेटिव को जो है एनालाइज जायज़ा नहीं कर सकते, तो मैनेजर्स क्या करते हैं, ऐसा फैसला करते हैं जो सेटिस्फाई कर दे रेदर देन मैक्सिमाइज। क्या हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने के बजाय हमें सेटिस्फाई कर दे कि जितना भी हम कर रहे हैं वो हमारे लिए ठीक रहेगा। तो बाउंडेड रैशनैलिटी एक रियलिस्टिक अप्रोच है कि हर मैनेजर्स की जो लॉजिक या रीजनिंग है वो एक लिमिटेड है, उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, उस लिमिटेड रिसोर्सेज और रीजनिंग के चलते हुए उसको डिसीजन लेनी पड़ती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेकिंग डिसीजन द रोल ऑफ इंट्यूशंस।
इंट्यूशन कहते हैं अल्हाम को, ठीक है, कि हम डिसीजन करते हैं अपनी इंट्यूशंस की मदद से। इंट्यूशंस बनती है तजुर्बे से, एक्सपीरियंस से, कि हमें पता चल जाता है कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, जिसको आम लफ्ज़ों में लोग कहते हैं मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि हमें यहाँ पे ये करना चाहिए। तो अल्हाम बेसिकली आप अपने एक्सपीरियंस से और जजमेंट से और फीलिंग से हासिल करते हैं, उसके बारे में हम आगे जाके देखते हैं। इंट्यूशन डिसीजन मेकिंग इज़ मेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, फीलिंग एंड जजमेंट। इंट्यूशन डिसीजन मेकिंग जो है, फैसला करना है इल्हाम की बेस पे, ये डिसीजन मेकिंग की जो बुनियाद होती है ये आपके एक्सपीरियंस की बेस पे होती है, तजुर्बे के, आपकी फीलिंग्स की बेस पे होती है, एहसासात के, और जजमेंट की बेस पे होती है, ठीक है, कि आप इतना एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, लोग को जज कर चुके होते हैं, आपकी फीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है कि आप सिचुएशन को देखते ही समझ जाते हैं कि ये किस वजह से हुई है और हमें यहाँ पे क्या डिसीजन लेना चाहिए। रिसर्चर सेज मैनेजर यूज 5 डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इंट्यूशन इन डिसीजन मेकिंग। रिसर्चर का कहना है जो मैनेजर्स होते हैं वो 5 मुख्तलिफ पहलू इस्तेमाल करते हैं इंट्यूशन के डिसीजन मेकिंग के अंदर। द नंबर 1 इज एक्सपीरियंस बेस्ड डिसीजन, तजुर्बे की बुनियाद पे डिसीजन लेना। इफेक्ट इनिशिएटेड डिसीजन, असर की बुनियाद पे, जब असर होता है तो उसके इनिशिएटिव होते हैं, उस बुनियाद पर डिसीजन करना। कोग्निटिव बेस्ड डिसीजन, कोग्निटिव कहते हैं रैशनैलिटी को, सोच समझ की बुनियाद पे डिसीजन मेकिंग करना। सबकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसिंग, आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होता है, समटाइम हम खुद नहीं सोच रहे होते लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में हमारे ना चाहते हुए कुछ आइडियाज़ आ जाते हैं जो हमें प्रोसेस करने में मददगार साबित होते हैं। जैसे कि अचानक कोई बात याद आ जाती है जबकि हम उस बात के बारे में सोच ही नहीं रहे होते, बिकॉज वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चल रही होती है। तो उसकी प्रोसेसिंग की बेस पर डिसीजन करना। वैल्यू और एथिक बेस्ड डिसीजन, अपने वैल्यूज़, अखलाक या एथिक्स जो आपके अखलाक हैं उनकी बुनियाद पर डिसीजन मेकिंग करना। ये 5 डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो होते हैं डिसीजन मेकिंग में, इंट्यूशन की बुनियाद पे जो डिसीजन मेकिंग है उस पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। तो मैनेजर जो है वो डिसीजन करते हैं या तो रैशनैलिटी की बेस पे या बाउंडेड रैशनैलिटी की बेस पे, या रोल ऑफ इंट्यूशन, इल्हाम का जो रोल होता है डिसीजन मेकिंग के, उस बुनियाद पे वो डिसीजन कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारा आज का लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं और लिंक अपनी स्लाइड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। यहीं पे हम अपना आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management, and today our topic is types of decision manager make. डिसीजन की इकसाम कौन सी हैं जो कि मैनेजर लेते हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हम तमाम टाइप्स के बारे में देखेंगे जो कि डिसीजन से ताल्लुक़ रखती हैं। मैनेजर्स एज ए डिसीजन मेकर, ये हमारे चैप्टर का नाम है। टाइप्स ऑफ डिसीजन हम और इकसाम देखते हैं फैसले की कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल डिसीजन, ऐसे फैसले जो कि ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हैं या कि मैनेजर की ज़ाती ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, हम उसके बारे में देखते हैं। डिसीजन टेकन बाय मैनेजर्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इन देयर कैपेसिटी एज मैनेजर्स आर ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन, ऐसे फैसले जो कि मैनेजर आम रूटीन में लेते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड या बिजनेस की कैपेसिटी में एज अ मैनेजर, हम उनको ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे decisions regarding introducing a new incentive system, transferring an employee, reallocation और redeployment of employee etc. जैसे कि कुछ फैसले हैं कि न्यू इंसेंटिव प्रोग्राम, नया हम कोई प्रोग्राम लेके आ रहे हैं फ़ायदा देने का, या हम किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या रीएलोकेशन या रीडिप्लॉयमेंट कर रहे हैं किसी भी एम्प्लॉय की। जितने भी फैसले हैं ये ताल्लुक़ रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय से, डैट इज़ वाई ये ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन कहलाएगा। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ मैनेजर्स डू टेक सम डिसीजन विच आर प्योरली पर्सनली इन नेचर, कि मैनेजर्स कुछ ऐसे फैसले भी लेते हैं जो कि पूरे तौर पे ज़ाती फैसले होते हैं उनके अपने। हाउएवर देयर इम्पैक्ट में अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन आल्सो, लेकिन उनका जो असर है वो ऑर्गेनाइजेशन पे भी पड़ सकता है। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, द मैनेजर्स डिसीजन टू क्विट द ऑर्गेनाइजेशन थो पर्सनल इन नेचर में क्रिएट सम प्रॉब्लम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, जबकि ये जो डिसीजन है ये ज़ाती है मैनेजर्स की कि वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाना चाहता है, लेकिन इस डिसीजन से ऑर्गेनाइजेशन को कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं।
कि अचानक से उनका मैनेजर छोड़ के जा रहा है, न्यू हायरिंग करनी पड़ेगी, दोबारा से काम समझाना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब भी हम कोई डिसीजन ले रहे होंगे जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन से या ऑर्गेनाइजेशन की रूटीन से ताल्लुक़ रखते होंगे, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन कहलाएंगे। और वो डिसीजन जो हमारी ज़ाती ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते होंगे बट उन डिसीजन का इम्पैक्ट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, वो डिसीजन क्या होते हैं, वो हमारे पर्सनल डिसीजन होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास कौन सी टाइप्स हैं डिसीजन की। ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन, हम दोनों डिसीजन के बारे में देखते हैं। ऑपरेशनल और टेक्निकल डिसीजन रिलेट टू द प्रेजेंट इशू और प्रॉब्लम। जो ऑपरेशनल डिसीजन होते हैं इनको टेक्निकल डिसीजन भी कहा जाता है। इनका जो ताल्लुक़ होता है वो प्रेजेंट इशू जो होते हैं या प्रॉब्लम होते हैं उनसे ताल्लुक़ रखता है ऑर्गेनाइजेशन के। द मेन पर्पस इज़ टू अचीव हाई डिग्री ऑफ एफिशिएंसी, बेटर वर्किंग कंडीशन, इफेक्टिव सुपरविजन, प्रूडेंट यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, बेटर मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट एक्सेट्रा। ये जो ऑपरेशनल डिसीजन होते हैं ये बेसिकली मोस्टली जो कारोबार के या किसी भी बिजनेस के जो प्रोसेस हो रहे होते हैं, अमल हो रहे होते हैं, उससे डिसीजन रखते हैं। और डेली रूटीन में जो ऑपरेशन हो रहे होते हैं उससे ताल्लुक़ रखते हैं। अब जो मेन मकसद है हमारे यहाँ ऑपरेशनल डिसीजन का वो क्या है कि हम हाई डिग्री ऑफ एफिशिएंसी हासिल कर सकें, कि हम बेहतर से बेहतर अपने प्रोसेस को कर सकें, कि मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट हो सके, तो हमारे जो ऑपरेशन है वो मौसर तरीके से पूरे हो सकें। बेटर वर्किंग कंडीशन, काम करने के जो सूरत हाल है उनको बेहतर बनाया जाए। इफेक्टिव सुपरविजन, निगरानी को बेहतर बनाया जाए। प्रूडेंट यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, जो हमारे पास वसाइल हैं जो एग्जिस्ट करते हैं उनका बेहतरीन इस्तेमाल किया जाए। बेटर मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, और जितने भी आलात हैं जिनसे हम काम ले रहे हैं कंपनी के अंदर उनकी मेंटेनेंस की जा सके एक्सेट्रा। ये जितने भी डिसीजन होंगे ये हमारे ऑपरेशनल डिसीजन कहलाएंगे। वाइल एक्सपेंडिंग द स्केल ऑफ ऑपरेशन, entering new markets, changing the product mix, shifting the manufacturing facility, striking alliance with other company, etc. are strategic in nature। लेकिन कुछ ऐसे डिसीजन हैं जो कि ऑपरेशन से ऊपर के लेवल के हैं, जो कि टॉप मैनेजर्स लेते हैं इस तरह के फैसले। ये जो ऑपरेशनल्स होते हैं मोस्टली मिडिल मैनेजर जो होते हैं या फ्रंट लाइन जो होते हैं वो डिसीजन ले रहे होते हैं। जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं ये टॉप मैनेजर्स ले रहे होते हैं, जैसे कि ऑपरेशन के स्केल को बढ़ा देना, नई मार्केट में अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करवाना, चेंजिंग द प्रोडक्ट मिक्स, हमें अपने प्रोडक्ट मिक्स के अंदर चेंज लेके आना, मीन्स कि हमें अपने लिस्ट ऑफ आइटम जो हम बनाते हैं उसमें चेंजिंग लेके आना या न्यू आइटम लेके आना। शिफ्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जिस जगह पे हम अपने प्रोडक्ट बनाते हैं उस फैसिलिटी को शिफ्ट कर देना किसी और जगह पे। स्ट्राइकिंग अलाइंस विद अदर कंपनी, या दूसरी किसी कंपनी के साथ अलाइंस करना, मर्ज करना। ये जितनी भी डिसीजन होती हैं ये स्ट्रेटेजिक इन नेचर होती हैं, हिकमत अमली से ताल्लुक़ रखती हैं, जो कि ये फैसले टॉप मैनेजर्स लेते हैं। ठीक है, जो कारोबार के डेली रूटीन के काम होंगे उनको चलाने के लिए जो डिसीजन होती हैं वो ऑपरेशनल डिसीजन होते हैं। और जो कारोबार के बड़े लेवल के डिसीजन होते हैं कि कारोबार किस तरह से चलेगा, क्या एक्सपेंड करना है, प्रोडक्शन क्या करनी है, कि कहाँ पे काम करना है, ये जो बड़े डिसीजन होते हैं ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन कहलाते हैं। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ऑपरेशन एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन कंटिन्यू हो रहा है। यूजुअली रूटीन डिसीजन आर टेकन बाय मैनेजर एट द लोअर लेवल, वाई स्ट्रेटेजिक डिसीजन आर टेकन बाय टॉप लेवल मैनेजर। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा जो रूटीन के डिसीजन होते हैं वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजर्स करते हैं, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं ये टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स करते हैं, लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या एग्जेक्टिव की जो चेयर पे बैठते हैं। द फोकस इन ऑपरेशनल डिसीजन इज ऑन अ शॉर्ट रन और इमीडिएट प्रेजेंट, वाइल इट इज़ ऑन द लॉन्ग टर्म इन द केस ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। जो ऑपरेशन डिसीजन होते हैं ये शॉर्ट टर्म डिसीजन होते हैं, इमीडिएट प्रेजेंट में जो इशू होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए होते हैं। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं ये लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं। जैसे कि आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ही कहीं पे शिफ्ट कर दी, मीन्स के जब आप शिफ्ट कर रहे हैं तो वो कुछ थोड़े अरसे के लिए नहीं कर रहे होंगे, ज़्यादा अरसे के लिए कर रहे होंगे। तो इस तरह के जो लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन कहलाते हैं। नेक्स्ट टाइप्स कौन सी हम उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। प्रोग्राम एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन। प्रोग्राम डिसीजन आर रिपीटेड इन नेचर। प्रोग्राम और नॉन प्रोग्राम डिसीजन के बारे में देखते हैं कि प्रोग्राम जो इनको पहले से हमने प्रोग्राम कर रखा है और नॉन प्रोग्राम जिनके बारे में हमें पता नहीं था उनकी डिसीजन लेनी हो। तो जो प्रोग्राम डिसीजन होते हैं रिपीटेटिव इन नेचर होते हैं, बार बार जो हम करते हैं फैसले ये वो होते हैं। सच डिसीजन डील विद सिंपल
कॉमन फ्रिक्वेंटली अकरिंग प्रॉब्लम दैट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर। ये जो डिसीजन होते हैं ये बेसिकली जो सिंपल कॉमन और अक्सर प्रॉब्लम अकर होते हैं उनसे डील करने के लिए होते हैं, उन प्रोसीजर्स को डील करने के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे मेकिंग परचेज ऑर्डर, सैंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव, इंक्रीमेंट इन सैलरी एक्सेट्रा। मिसाल के तौर पे कि हम जब प्रोडक्ट के बारे में ऑर्डर दे रहे होते हैं, कुछ प्रोडक्ट मंगवाने होते हैं हमने, या किसी कंपनी ने रॉ मटेरियल मंगवाना होता है प्रोडक्ट बनाने के लिए, अब उसका ऑर्डर देना ये ऐसा फैसला है जो हम बार बार करते हैं। जितनी प्रोडक्शन करनी होती है उतना रॉ मटेरियल या उतने प्रोडक्ट दूसरी कंपनी से मंगवाते रहेंगे। लोगों की लीव्स के बारे में हमने जो अमल करना है, ये प्रोसीजर है जो बार बार होता है, बार बार एम्प्लॉय लीव मांगते हैं, हमने उनकी सैंक्शनिंग करनी होती है, तो इसके बारे में पहले से प्रोग्राम बनाया जाता है कि हर लीव को किस तरह से डील करना है। सैलरी में इंक्रीमेंट्स, जैसे कि मोस्टली कंपनी सालाना इंक्रीमेंट करती हैं, हर साल इंक्रीमेंट करती होंगी, तो ये डिसीजन हर साल लिया जाता होगा। तो प्रोग्राम डिसीजन जो होते हैं ये रिपीटेटिव इन नेचर होते हैं कि बार बार लिए जाते हैं, ठीक है। नॉन प्रोग्राम डिसीजन आर नॉट रूटीन इन नेचर। जो नॉन प्रोग्राम डिसीजन होते हैं जो पहले से तय नहीं किए होते, ये रूटीन की नेचर से ताल्लुक नहीं रखते, ये अलग होते हैं। दे आर रिलेटेड टू एक्सेप्शनल सिचुएशन फॉर विच देयर आर नो एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर। ये एक्सेप्शनल कोई सिचुएशन आ जैसी सूरत हाल है जिसके बारे में तवक्को नहीं कर रहे होते, तो उस वहाँ पे हम कुछ प्रोसीजर बनाने के लिए ये फैसले करते हैं। जब गैर मुतवक्का कोई अमल आ जाए, जैसे कि सिचुएशन कोविड-19 की आ जाती है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशनल कंपनी अपने आप को ऑनलाइन की तरफ लेके गई क्योंकि लोगों का मिलना मिलाना बंद था। तो हमें ऐसी सिचुएशन के लिए भी डिसीजन पहले से लेके रखनी चाहिए कि जब अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन कोई आ जाए तो हमें क्या सिचुएशन लेनी है। लेकिन अक्सर सूरत हाल ऐसी होती है जिनके बारे में हम सोचते नहीं है, तो हमें फिर नॉन प्रोग्राम डिसीजन भी उनके लिए लेने पड़ते हैं। तो ये बेसिकली 6 हमारे पास टाइप्स ही डिसीजन की। द नंबर 1 इज़ ऑपरेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल डिसीजन। ये 2 हमारे पास डिसीजन थे। आफ्टर दैट ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन। फिर लास्ट हमारे पास आगे प्रोग्राम एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन। आई होप कि आपको लेक्चर आज का समझ आ गया होगा। लिंक का स्लाइड्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहीं पे हम अपना आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।